हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET वाला। माई सेल्फ किशोर चौधरी। और आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि CUET UG 2023 नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन है, उनका क्या मतलब है, उनको किस तरह से इंटरप्रेट करना है, और अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो गवर्नमेंट आपकी किस तरह से हेल्प कर रही है फॉर्म फिल करने में, और बाकी और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी आपको समझ नहीं आए वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन में एटलीस्ट कोई डाउट नहीं रहे। उसके अलावा इस साल के नोटिफिकेशन में और क्या क्या चेंजेस हैं और कैसे हम उन्हें हमारे लिए बेटर वे में यूज कर सकते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग आज का हमारा सेशन है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ CUET UG 2023 नोटिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा, जैसे आप CUET UG की वेबसाइट पे जाओगे, कैसे जाना है मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया है। आप CUET समर्थ गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा CUET UG 2023। इस लिंक पे जब हम क्लिक करते हैं बेटा, तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन आता है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये PDF ओपन हो जाएगा, जो कि 81 पेजेस का है। क्लियर है? तो इसको आप अपनी तरफ से रीड नहीं करना चाहो तो आपको जो है उसके लिए मैं आपको पूरा रीड करके दिखा दूंगा क्या क्या इसमें एक्सप्लेन है। तो ये इसमें सबसे पहले तो यूनिवर्सिटीज के लोगोस बने कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही है। लास्ट ईयर 91 थी, इस बार अराउंड 96 यूनिवर्सिटीज है। नेक्स्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA जो इस एग्जाम को हेल्ड करवा रही है, उन्होंने अपना विजन, मिशन, कोर वैल्यूज ये सारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। और उसके बाद हमारा इंडेक्सेज है, जिसके अंदर सारा एक्सप्लेन है कि कौन से चैप्टर में क्या क्या चीजें मेंशन है, जो कि यहाँ पे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपको उस चीज के लिए बिल्कुल भी वरी करने की नीड नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट पेज आता है, जिसमें हमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपका ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक होगा। तो आपका जो है 9 फरवरी टू 12 मार्च तक है, और 12 मार्च में अप टू 9 PM रात के 9 बजे तक ही है। तो इसमें एक गलती हमें क्या नहीं करनी है, आपको एंड टाइम का वेट नहीं करना है कि मैं 10 मार्च, 11 मार्च या 12 मार्च को फिल कर दूंगा या कर दूंगी। काफी सारे एग्जाम लाइक SSC वगैरह, इनमें क्या होता है, आप चाहो तो गूगल करके देख लेना, वहां आपको दिखेगा। कई बार ऐसा हुआ है बच्चे रोते हैं एंड में, क्योंकि इतने सारे बच्चे एक साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं, सर्वर हैंग हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, और फिर उसके बाद वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा हमें गलती नहीं करना है। वेबसाइट हैंग हो जाए, सर्वर डाउन हो जाए, उससे बेटर है कि हम पहले से ही आराम से आप जो है फैब में ही फिल कर देना, दैट वुड बी मोर बेटर। उसके अलावा लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी, तो ये जो उसके लिए आपको जरूरी है नहीं कि 3 घंटे का टाइम और दिया गया है, अराउंड 3 घंटे, मतलब कि रात के 12 बजे तक। उसके अलावा करेक्शन इन पर्टिकुलर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो गलती से कोई और डोमेन सब्जेक्ट ले लिया हो उन्होंने, ठीक है, कोई और लैंग्वेज ले ली हो, या उन्हें एक और कोई डोमेन या लैंग्वेज ऐड कर रहा हो, या फादर मदर के नेम में, या कोई OBC सर्टिफिकेट कुछ भी हो, उसमें करेक्शन करना हो। लेकिन जैसा कि हमें पता है एंड में क्या लिखा आता है, फाइनल सबमिट, उस पर क्लिक करते हो, फिर फी पेमेंट कर देते हो, और आपको जो है दोबारा आप फॉर्म फिल कर नहीं सकते। तो ऐसे केस में क्या करता है, कोई भी एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी होती है तो वो हमें एक ऑप्शन देती है करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो आप जो इसमें करेक्ट कर सकते हो, क्या करेक्ट कर सकते हो, उसके लिए देखो पर्टिकुलर्स लिखा है, तो आप जो है अपना नाम चेंज नहीं कर सकते, ना आप डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो, आप कुछ चीजें चेंज कर सकते हो, लाइक आपका डोमेन का हो गया, अगर यूनिवर्सिटीज का नाम चेंज करना हुआ, कोर्सेज का आपको चेंज करना हुआ, तो वो आप कर सकते हो। तो उसके लिए एक जो है आपको विंडो मिलेगी 3 दिन की, 15 टू 18 मार्च, ठीक है। अब हो सकता है कि 15 को इंक्लूड कर लें तो वो 4 दिन हो गए हमारे पास, 15, 16, 17, 18 और 11:50 PM तक। तो उस टाइम पे आपको करेक्शन का एक विंडो ओपन होगा, आप आराम से चाहो तो अपने उस एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हो, उसमें कोई भी आपने कुछ गलत फिल कर दिया तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। क्लियर है? और उसके लिए नॉमिनल एक चार्जेस वगैरह भी जैसे ये एजेंसीज हैं वो लेती है, बट आप फिर भी अल्टीमेटली आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपका कौन सा शहर मिला है आपको, आपने जैसे 2 सिटीज फिल की है सेंटर ऑफ चॉइस में, लास्ट टाइम 4 थे, इस बार 2 है, तो वो आपको जो है 30 अप्रैल को बता देगी NTA कि आपका एग्जाम इस सिटी में होगा, ताकि आप बेटर प्रिपेयर्ड रहे, आप जो है अपना ट्रेन या बस का टिकट करवा के रेडी रहें, ताकि एंड टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा लास्ट टाइम देखो 4 सेंटर की चॉइस थी, इस बार क्या किया है, लास्ट टाइम 450 सेंटर्स थे, इस बार 1000 किए, डबल से भी ज्यादा है। तो इसलिए 2 ही
सेंटर चॉइस आपसे मांगा है, जैसा कि आगे मेंशन है। तो एक चीज याद रखना, उन्होंने क्लियर लिखा है, आप जो सेंटर की चॉइस ले रहे हो वो आपको सिर्फ 2 ही आपके स्टेट में मैक्सिमम मिल सकती है। किन में? एक परमानेंट और एक प्रेजेंट में, ठीक है। तो आप ये सोच रहे हो कि आप अभी रह रहे हो राजस्थान में, आप मान लो प्रेजेंट एड्रेस में आपने राजस्थान डाला है, परमानेंट में आपने गुजरात डाला है, और फिर आप दिल्ली सेंटर लेना चाहते हो, वो नहीं मिलेगा, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा है। तो आपको क्या करना है कि अगर मान लो कि आप कोटा में रह के प्रिपेयर कर रहे हैं, दिल्ली में रह के प्रिपेयर कर रहे हैं, उस केस में आपको क्या करना है, अपना प्रेजेंट एड्रेस, चाहे आप रेंट पे रह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना प्रेजेंट एड्रेस उसमें फिल कर देना, और उसके बाद आपको जो है वो सेंटर इजीली मिल जाएगा। ताकि नहीं तो क्या होगा, आप एग्जाम टाइम में आपको जो है दूसरी सिटी ट्रैवल करके जाना है, आने जाने में खाने की दिक्कत होगी, ट्रैवल में दिक्कत हो गई, पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है, तो वो सारी चीजें होती है। तो अगर आपको ये सब नहीं चाहिए, अगर आप रिलेटिव के यहाँ भी रह रहे हैं, तो वो एड्रेस फिल कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, सेकंड वीक ऑफ मई 2023। सेकंड वीक का मतलब है मंडे टू सैटरडे, दैट इज 8th ऑफ मई से 13th ऑफ मई 2023 आपको एडमिट कार्ड उसके बीच में किसी दिन मिल जाएंगे, जो कि हम आपको इस वेबसाइट से बता भी देंगे। फिर है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, वो हमारा प्री डिसाइडेड था 21 मई टू 31 मई, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इन्होंने रिजर्व डेट भी दिया है 1 to 7 जून, इसका क्या मतलब है, लास्ट टाइम क्या हुआ, कई जो सेंटर थे वहां टेक्निकल ग्लिच की वजह से कई बार हो जाता है। अब टेक्निकल एग्जाम है, वहां पे इंटरनेट नहीं काम कर रहा, एक बच्चा था वो कह रहा है कि मेरा पेपर जो दूसरी लैंग्वेज में आ गया, तो ऐसे इश्यूज हो जाते हैं कि वहां पे सेंटर पे इंटरनेट का इश्यू हो गया हो, तो पेपर स्टार्ट ही नहीं हो पाया, तो उन बच्चों का दोबारा एग्जाम करवाता है एनटीए। तो अगर आपके साथ एग्जाम में ऐसा हो जाए, कोई डरने की नीड नहीं है, आपकी एग्जाम कंडक्टिंग जहां भी जो सेंटर है, तो वो जो है एनटीए को इन्फॉर्म कर देते हैं, और एनटीए अकॉर्डिंगली एक नोटिफिकेशन निकाल देता है कि इस सेंटर पे, लाइक कि गाजियाबाद में इस सेंटर पे ये इश्यू हुआ है, और हम इस सेंटर के जो भी स्टूडेंट है उनका दोबारा से एग्जाम कराएंगे, और वो जो है एक बाद में आपको डेट भी दे देते हैं कि इस डेट को आपका एग्जाम होगा। तो आपके लिए एक तरह से ये भी ठीक है, कुछ दिन और मिल गए पढ़ने को, राइट। पर उस चीज का स्ट्रेस मत लेना कि एग्जाम नहीं हो पाया, वो चीज नहीं होगी, एनटीए आपका फिर भी एग्जाम करा देगा। तो रिजर्व डेट का मतलब है कि 1 से 7 जून के बीच में जिन भी बच्चों का नहीं हो पाए टेक्निकल ग्लिच या फॉल्ट की वजह से, तो वो यहाँ पे उनको नई डेट में एग्जाम करवा देंगे। फिर है डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स एंड आंसर की, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आप एग्जाम देके आगे, मान लो कि आपका 25 को एग्जाम था, लास्ट एग्जाम ये मान लो कि 3 जून तक हो गए, अगर कहीं टेक्निकल ग्लिच वगैरह की वजह से, तो 3 जून को गए, तो उसके 2, 4, 5 दिन या हफ्ते भर या 10 दिन बाद तक जो है करीब करीब इसी यही पीरियड रहता है, 2 से 10 दिन के बीच में, आपने जो भी आपका पेपर था वो आपको मिल जाएगा सीयूईटी की साइट पे। आप लॉगिन करोगे एप्लीकेशन नंबर से, तो आपको अपने पासवर्ड से आपको वहां आपका पेपर मिल जाएगा, उसमें दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स ये था, करेक्ट आंसर ये, मतलब कि आपने ए पे लगाया जबकि करेक्ट बी है, तो वहां पे साइड में लिखा होगा, और अगर आपने ए लगाया और ए है तो आपका वो प्लस मार्क्स है, ठीक है। अच्छा, प्लस कितने का है, एक सवाल सही होने पे +5, नेगेटिव कितना है -1, अगर आपने स्किप कर दिया तो 0 मार्क्स, ठीक है। क्लियर है ये चीज, तो आपका जो है आंसर की आपको मिल जाएगी। उसके बाद क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं एनटीए का आंसर गलत है लेकिन मैं सही हूं, मुझे पता है कि इसका आंसर ये होगा, अगर मैथ रीजनिंग या इस तरह का कोई सवाल है तो आप उसको सॉल्व करके उसका प्रोसेस दिखा सकते हो। अगर आपको वो किसी मतलब रिनाउंड बुक में हो, लाइक कि कोई भी HC वर्मा हो गई, ठीक है, या आपकी बोर्ड्स की CBSE बोर्ड की बुक हो गई, ठीक है, NCERT वगैरह किसी में, अगर वहां पे वो लिखा है जो आप सोच रहे हो, आप जो है उसका फोटो लेके या उसका PDF आप भेज सकते हो और मेंशन कर सकते हो कि क्लास 12th की NCERT इसमें ये लिखा हुआ है, आप चेक कर लीजिए। तो वो खुद चेक करेंगे कि हाँ इस बच्चे ने सही कहा है और ये किसी ऑथेंटिक सोर्स से उसको लेके आया। अब किसी आप जो है लोकल पब्लिकेशन की कुछ बुक हो, उसमें उसने लिखा हुआ हो, आप उसके बेसिस पे क्लेम कर रहे हो, तो वो नहीं एक्सेप्ट करते, क्योंकि क्या पता उनकी बुक में ही गलती हो, आपने गलत पढ़ लिया हो, तो वो चीज़ भी कई बार हो जाती है। तो आपको जो है ऑथेंटिक आप उन्हें सोर्स दोगे, वो एक्सेप्ट कर लेंगे और आंसर की में वो चेंज कर देंगे, उनके पास जो भी आंसर रहते हैं वो उनमें चेंज कर देंगे और आपका वो करेक्ट हो गया। फिर है इनकी वेबसाइट, एक तो एनटीए भी है और दूसरा CUET। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, तो वो आपका होपफुली जैसा कि मई में एग्जाम हो जाएगा, और ऑनलाइन एग्जाम में ये होता है कि आपका जो 2 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि ये तो नहीं है ना कि OMR है और जिसको चेक करना हो, ऐसा नहीं है। तो आपका रिजल्ट आने में होपफुली जुलाई में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं CUET UG 2023 फी विल बी चार्ज्ड बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट्स चूजन, ठीक है।
तो इसमें आपको जो है, अगर आप 3 सब्जेक्ट तक लेते हो, 3 सब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि मान लो कि आपने 3 लैंग्वेज ले ली, या 3 डोमेन ले लिए, या फिर 2 लैंग्वेज और 1 डोमेन, या 2 डोमेन और 1 जनरल टेस्ट का पेपर ले लिया, या फिर आपने सिर्फ जो है 1 जनरल टेस्ट का ही पेपर दिया, क्योंकि आप मान लो जिस भी कोर्स में जाना चाहते हो वहां सिर्फ जनरल टेस्ट मांगा है, आपने जनरल टेस्ट का दे दिया, तो आपका जो है अप टू 03 के अंदर आया, तो आपकी जो फीस रहेगी जनरल की ये है, ये ओबीसी, ये SC ST की, अप टू 7 सब्जेक्ट पे ये फीस रहेगी, और अप टू 10 में ये, तो मतलब एक तरह से आपको डिस्काउंट मिलेगा। जितने ज्यादा सब्जेक्ट लोगे उस पे वो डबल या ट्रिपल नहीं हो रहा है, वो उस पे डिस्काउंट और दे रहे हैं आपको, ठीक है, लाइक फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपके जो है, अच्छा एक चीज ये कि है ना, OBC EWS इन दोनों में जो आपके सर्टिफिकेट है, उसके लिए इन्होंने कट ऑफ डेट दी है 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 लास्ट ईयर की। अगर उससे पहले का आपका सर्टिफिकेट बना है तो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, अगर उसके बाद का है तो वो यहाँ पे आपका वैलिड रहेगा और आपको इसमें अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आगे चलते हैं। आगे है मोड ऑफ टेस्ट पैटर्न अपना ऑब्जेक्टिव टाइप है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए अब तक क्या होता था, आप बोर्ड्स वगैरह के लिए पूरा लेंथी आंसर वगैरह ये करते थे, आपको मैं जनरल टेस्ट के लिए मैथ्स और रीजनिंग जो पढ़ा रहा हूं मैं उसमें शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, आप 20 सेकंड्स में आंसर ला रहे हो मैथ्स और रीजनिंग जैसे क्वेश्चंस में। तो सीधी सी बात है, यही हमें यहाँ पे चाहिए, क्योंकि सवाल इतने होंगे, टाइम कम होगा। अगर आप बोर्ड्स की तरह उसको पूरा सॉल्व करेंगे, एक एक सवाल आपका 2, 3, 4, 5 मिनट लेगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक देता हूँ, उन शॉर्ट ट्रिक से आप 5 सेकंड में भी आंसर निकाल लेते हैं और 20 सेकंड्स के अंदर तक निकाल लेते हैं। तो आप जो है 1 मिनट में तो आराम से 3, 4, 5 सवाल कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको मैं उस हिसाब से पढ़ाता हूं कि आप जो है MCQs के अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड रहे, हमें वहां पूरा सवाल सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्ट पैटर्न। आपका जो मीडियम रहेगा एग्जाम का, तो वो कौन सा रहेगा, आप जो 13 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। आप मान लो सिर्फ जनरल टेस्ट का पेपर दे रहे हैं, तो आपसे पूछ लेंगे कि आपको कौन सी लैंग्वेज में देना है भैया या दीदी, तो वो आपको जो है इन 13 लैंग्वेज में से आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, ठीक है। आप असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, इनमें से एक ले सकते हैं। आपका लैंग्वेज जो मीडियम रहेगा, आपका पूरा पेपर उस लैंग्वेज में आएगा। फिर है सिलेबस लैंग्वेज के, ये सब आपको जो है वहां पे मेंशन है आपकी वेबसाइट पे। जैसे ये CUET की हमारी वेबसाइट थी, इसमें आप सिलेबस पे जाओगे तो यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएंगे, ये सारे डोमेन सब्जेक्ट के हो गए, इसी तरह से आपके जो लैंग्वेज वगैरह है उनके भी आपको जो है सिलेबस पूरा मिल जाएगा। फिर अपना जनरल टेस्ट है, इसका भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो आपको जो सारे सिलेबस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। जनरल टेस्ट का यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मैथ्स है। रीजनिंग एंड मैथ्स 10th लेवल तक का ही, मतलब कि उसमें ज्यादा आपका पढ़ा नहीं कुछ, ठीक है। उसके अलावा जनरल नॉलेज जो कि आपने 10th क्लास पे अब तक पढ़ा है वो सारा, और करंट अफेयर्स मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ अच्छे से, सारे बच्चे अच्छे से उसको भी कर रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज थोड़ा ज्यादा रहेगा, और रीजनिंग और मैथ्स का भी। बाकी जनरल अवेयरनेस वो भी हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। डोमेन सब्जेक्ट एज पर क्लास 12 सब्जेक्ट ओनली, ये चीज ध्यान रखना। 11th की आपकी जो NCERT है, जो भी बुक है, वो सिलेबस नहीं आएगा, सिर्फ आपका 12th क्लास का सिलेबस। लाइक बायोलॉजी है, बायोलॉजी में आपका सिर्फ 12th का बायोलॉजी, 11th का बायोलॉजी नहीं आएगा। तो ये हमारा हो गया डोमेन सब्जेक्ट, रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद बताया जा रहा है कि आप फी इस तरह से पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा आपका प्रोसेस दिया हुआ है कि आप किस तरह से कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑनलाइन मतलब कि इंटरनेट के थ्रू ही। और बाकी और भी ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह के बारे में है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था कि आपको किस तरीके से रजिस्टर करना है, अपने को क्या फिल करना है क्या नहीं, तो मैंने आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग गाइड कर दिया था, तो वहां आप वो वीडियो हमारा देख सकते हैं। उसके अलावा हमारा आगे जाए तो फी पेमेंट भी आप अकॉर्डिंगली कर लेंगे ऑनलाइन, ठीक है बेटा। और ये क्या है, यूजेस ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ये सब देखो 81 पेज का है। आप देख के सोचोगे 81 पेज पढ़ने, ऐसा नहीं होता। इनमें काम की इंफॉर्मेशन जो है आपकी 8 या 9 पेजेस की होगी। जो आपका 90% पेजेज है उनमें कुछ ये नहीं कि जैसे सेंटर के नाम हो गए, उसके अलावा कि OBC का सर्टिफिकेट ये, EWS का ये, पर्सन विद डिसेबिलिटीज का ये, तो वो सारे रहते हैं। तो ज्यादा हमारे ये पेजेस काम के नहीं रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है हमारी यहाँ पे कि कैंडिडेट्स who will be appearing in CUET may participate in the counseling admission process of any university even though they have not applied। एक चीज
आपके लिए ये बहुत ही, ये जो लाइन है ये खुशखबरी है। कैसे है बेटा, मान लो आपने CUET का भी फॉर्म फिल किया, आपने उसमें DU और JNU फिल किया, लेकिन बाद में आपका मन हुआ रिजल्ट आने के बाद कि नहीं मैं BHU में भी जा सकता हूँ, जामिया मिलिया इस्लामिया में भी जा सकता हूँ, तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यही लिखा है कि एनी यूनिवर्सिटी आप जो है उसमें भले ही अप्लाई नहीं किया हो आपने उस टाइम पे, लेकिन फिर भी आप बाद में जा सकते हो अगर आपके नंबर उस अकॉर्डिंग है। और एक सबसे जरूरी बात, आप उस कॉलेज की 2 रिक्वायरमेंट पूरी करते हो। एक जनरल रिक्वायरमेंट, लाइक कि उन्हें ये हो कि हमारे यहाँ जो भी बच्चा आ रहा है उसके यानी कि 12th में ये होना चाहिए, उसके 12th में ये परसेंटेज, या जनरल जो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक तो जनरल रिक्वायरमेंट, दूसरा कोर्स या प्रोग्राम रिक्वायरमेंट। मान लो कि आप जो है, मैंने अभी जैसा बताया DU और JNU का ही फिल किया, आपको जामिया मिलिया इस्लामिया में जाना है, आपको मान लो कि वहां से BA करना है या BSc करना है, और आपने जो है सिर्फ हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी लिया और आपको यहाँ BSc करना है, नहीं कर सकते ना। आपको अगर मान लो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, कोर्स की रिक्वायरमेंट, अगर आपको कोर्स की रिक्वायरमेंट भी आप फुलफिल कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हो। एक तो कॉलेज की जनरल रिक्वायरमेंट कि यहाँ स्टूडेंट ये होना चाहिए वो, और दूसरा आपने एग्जाम जो है उस कोर्स में दिया कि नहीं, जो उस कोर्स की डिमांड है। लाइक वो मांग रहा है कि जनरल टेस्ट दिया हो, लेकिन आपने जनरल टेस्ट दिया ही नहीं, तो फिर कैसे चलेगा, तो आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने फिल नहीं किया स्टार्टिंग में उस कॉलेज को, तो भी आप उस कॉलेज में जा सकते हो, अगर उस कॉलेज की जनरल रिक्वायरमेंट और उस प्रोग्राम या कोर्स की रिक्वायरमेंट। अब वो कहां मिलेगी हमें, वो भी मैं बता देता हूं। यहां पे गए CUET की वेबसाइट पे, ठीक है, यहां पे यूनिवर्सिटीज लिखा होगा, इस यूनिवर्सिटी पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ आपको सारी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। अब जैसे मान लो कि आपको जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का चेक करना है, तो आप इस पे क्लिक कर देंगे। आपको JNU पे करना है, आप उसका कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यानी कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का करना हो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आ गई। अब इसमें जैसे ये यहाँ पे हमें मेंशन है BSc ऑनर्स इन एंथ्रोपोलॉजी, आपको इनके लिए रिक्वायरमेंट बताया हुआ है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, या फिर बायोलॉजी का कोई सब्सटीट्यूट लाइक बायोलॉजिकल हिस्ट्री, बायोटेक एंड बायोकेमिस्ट्री एंड एनी वन लैंग्वेज। तो ये कह रहा है कि आपको एक तो PCB लेना है और एक आपको लैंग्वेज लेनी है। अगर आपने भले ही DU के एंथ्रोपोलॉजी के लिए अप्लाई नहीं किया हो पहले, लेकिन बाद में आपका मन कर रहा है, तो आप जा सकते हैं। अगर आपने कोई एक लैंग्वेज ले रखी हो, कोई सी भी लैंग्वेज, उसके अलावा आपने PCB ले रखा हो, मान लो कि आपने 7-8 डोमेन में एग्जाम दिया है, 7-8 डोमेन चूज कर दिया, तो उनमें से 3 ये है, तो लकीली आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा देखो, ये तो हो गया हमारा प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें और भी जो है रिमार्क्स वगैरह भी है कि आपने 12th जो है कि इस तरह से, ये देखो अपीयरिंग और हैज पास्ड इन क्लास 12, ठीक है। तो काफी सारे इसमें जो है हमारे रिक्वायरमेंट जो भी है वो सारे यहाँ पे मेंशन है। तो आप जो है कॉलेज की भी रिक्वायरमेंट और उस कोर्स की भी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो, तो बिना आपने अप्लाई किए भी आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि बाद में भी उसमें काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हो। तो एक तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। दूसरा है ऑल्सो द यूनिवर्सिटी may admit any candidate who has appeared for CUET UG 23 irrespective of the fact that the candidate has chosen university in the online application form of CUET. Moreover, the candidate must fulfill the eligibility criteria for the course. ठीक है, तो ये वही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उसी के बारे में। बाकी आपको बेटा कोई भी परेशानी हो और आपको NTA से बात करनी हो, तो उनकी ईमेल ID यहाँ पर है और उनके कॉन्टेक्ट नंबर है, आप उनसे बात कर सकते हो ऑफिस आवर्स में और ऑफिस डेज में। उसके अलावा है ऑल कैंडिडेट शैल एंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन जो है आप सही फिल कर रहे हैं, ठीक है। एडवाइज टू रीड द प्रोस्पेक्ट, ये तो मैंने आपको भी बोला था कि आपको जो ये नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते या आप नहीं पढ़ पा रहे हैं या नहीं समझ आ रहे हैं, आई विल एक्सप्लेन इट, ठीक है। तो ये यही कह रहा है कि आपको ये पढ़ना चाहिए। Universities have their own specific requirement for admission to specific courses. The NTA will not entertain the corrections sent by the candidate through post, fax, WhatsApp या email या by hand. तो आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो जो है इस तरीके से पोस्ट वगैरह से अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको जो है सारी चीजें पहले पढ़ के फिर ही अप्लाई करना है, ये कह रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप गलती कर दियो तो फॉर्म फिल के बाद में जो लास्ट डेट है उसके बाद में 3 दिन बाद 15 मार्च से आपको करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा, तब आप करेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऐसी चीजें ये एडिट नहीं होती बेटा, तो वो आप जो है सही से फिल करना। बाकी इसमें काम की चीजें हमारी कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब की एग्जाम में आप ये सब नहीं लेके आ सकते, ये सारी चीजें यहाँ मेंशन है। विजिट द NTA वेबसाइट टाइम टू टाइम। फिर उसके अलावा
अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे मैं आपको डिटेल में डिस्कस करता हूँ। एक तो जो है आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, और एडमिट कार्ड की आपका जो पीडीएफ है, जब एडमिट कार्ड आएगा उसके नीचे एक पेज रहेगा जिसपे लिखे होगा कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। उस पे ये लिखा रहेगा कि हाँ मैं प्रमाणित करता हूँ या सर्टिफाई करता हूँ कि मुझे जो है थ्रोट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे बुखार है, ना खांसी है, कुछ नहीं है, ना रनिंग नोज है, मैं कंप्लीटली ठीक हूँ। उस पे आपको बॉक्सेस बने होंगे, उन पे पेन से टिक करोगे, और इस साइड आपके जो है रोल नंबर, नाम, सेंटर का नाम वगैरह, सिग्नेचर, वो आप फिल करोगे और वो आपको लेके जाना है। कई सारे बच्चे गलती पता है क्या करते हैं ऑनलाइन एग्जामों में, ये एसएससी बैंक इनमें जो काफी एज में भी होते हैं 25-30, वो भी क्या करते हैं, सिर्फ एडमिट कार्ड का प्रिंट कर लिया, उस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का प्रिंट नहीं किया, जो कि बहुत बड़ी गलती है। फिर एग्जाम में वहां इधर उधर घूमते हैं कि कहीं कोई प्रिंट वाले भैया मिल जाए और हम प्रिंट करा दें, लेकिन फिर एग्जाम में लेट हो जाएगा बेटा। इसलिए ये 2 पेज प्रिंट कराने हैं, एडमिट कार्ड भी, और एडमिट कार्ड के साथ एक पेपर आएगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। देखो यहाँ पे लिखा भी है along with सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग, ठीक है, ये चीज हो गई ड्यूली फिल्ड इन, ठीक है, रिगार्डिंग कोविड-19 पेंडेमिक का एक होगा, ठीक है। तो वो उसी आपके एडमिट कार्ड में ही आपको एक पेज है। एडमिट कार्ड वैसे 4 पेज का आता है जनरली, 2 पेज में इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आपको साथ में क्या लाना है, कैसे करना है, क्या चीज नहीं लानी है, और एक पेज जो है आपका ये डिक्लेरेशन फॉर्म होगा और एक पेज आपका एडमिट कार्ड का होगा। उसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ए सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप जो है ये इस तरीके के पेन जो यूज कर सकते हो बेटा। ये आपको दिख रहा है ट्रांसपेरेंट पेन, ट्रांसपेरेंट पेन, और ये इस तरह का ट्रांसपेरेंट जिनमें आपको क्लियर जो है रिफिल दिखाई दे रही है। लेकिन इस तरह के पेन यूज नहीं कर सकते जिनके अंदर उन्हें ये डर हो कि क्या पता चिप हो या कुछ भी हो सकता है। तो आपको जो है इस तरीके के सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाने हैं, और वो भी बॉल पॉइंट पेन। कैसे? बॉल पॉइंट, जेल पेन अलाउड नहीं है। तो आपको जो है ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाने हैं, वरना आपको जो है एग्जाम में इश्यू हो सकता है कि आपके जो है पेन ही बाहर रखा दे, ठीक है। और पेन की हमें नीड कहां पर है? जहां आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपको एडमिट कार्ड जहां भी अंदर जो है एक पेपर भी मिलता है, अगर उस पर साइन करना है, ठीक है, जो भी कुछ करना है उसके लिए आप पेन जो अलाउड है वो सिर्फ सिंपल ट्रांसपेरेंट पेन, ठीक है। नेक्स्ट है कि एडिशनल फोटोग्राफ आपको, यानी कि अपना जो है एक फोटो साथ में लेके जाना है, पासपोर्ट साइज, जो आपने एडमिट कार्ड में चिपका रखा है, लगा रखा है, वो वाला, ठीक है। तो वो एक फोटो जरूर ले जाना। उसके अलावा हमारा क्या है कि एक आईडी प्रूफ भी लेके जाना। आईडी प्रूफ में क्या क्या चाहिए बेटा? एक तो आपका जो स्कूल आईडी कार्ड, लेकिन देखो एक तो क्या है, ओरिजिनल होना चाहिए। कोई भी आईडी कार्ड लेके जाओ ओरिजिनल, ये नहीं कि उसकी फोटोकॉपी अलाउ नहीं है बेटा। उसके अलावा वैलिड हो और एक्सपायर्ड ना हो रखा। आप जो है 10th या 12th का या फिर पता नहीं कितने साल पुराना एडमिट कार्ड स्कूल का ले जाओ, सॉरी स्कूल का जो है आपका कार्ड ले जाओ, तो वो अलाउ नहीं है। आपका स्कूल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो 12th वाला हो, ठीक है। उसके अलावा या फिर आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, ठीक है। आपके आधार कार्ड पे फोटोग्राफ होना चाहिए। दूसरा, आपके आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ना कि सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ। पुराने एडमिट कार्ड में क्या होता था, सिर्फ ईयर लिखा होता था कि 2004, 2005, 2003 इस तरह से। लेकिन अभी जो आ रहे हैं, पिछले कुछ सालों से ही आ रहे हैं, उनमें पूरी डेट ऑफ बर्थ होती है, लाइक 3rd जनवरी 1999 या फिर की 5th अप्रैल 2004। तो इस तरह से पूरा उसमें होना चाहिए, एक तो डेट ऑफ बर्थ भी, और दूसरा फोटोग्राफ, ई आधार विद फोटोग्राफ। ई आधार भी ले जा सकते हो अगर फोटोग्राफ है साथ में। तो राशन कार्ड विद फोटोग्राफ। और एक और गुड न्यूज की क्लास 12th का बोर्ड का एडमिट कार्ड विद फोटोग्राफ। क्लास 12th का अगर एडमिट कार्ड ले जा रहे हो, उस पर फोटोग्राफ उस पर और अलग से चिपका के ले जाना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके अलावा बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ। अगर आपके बैंक की कोई पासबुक है, चाहे HDFC, कैनरा बैंक, ICICI, SBI, उसकी जो पासबुक होती है उस पर आपका फर्स्ट पेज देखते हो, उसका या तो आप जो वो ले जा सकते हो और उस पर फोटो लगा के। उसके अलावा अगर आप पर्सन विद ब्लाइंड डिसेबिलिटी हो, ठीक है, ब्लाइंड हो, तो आपको जो है अपना सर्टिफिकेट ले जाना है, क्योंकि उनको क्या होता है कि 1 घंटे के ऊपर 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं उन्हें, क्योंकि उनको पेपर सॉल्व करने में काफी दिक्कत होती है। ये हो गया। उसके अलावा आप अपना हैंड सैनिटाइजर लेके जा सकते हैं, दैट्स अप टू यू। जरूरी नहीं है ले जाना, लेकिन आप ले जा सकते हैं, नहीं भी ले जाओगे कोई दिक्कत नहीं है। मास्क भले ही ना ले जाओ, क्योंकि अभी कोविड एक तरह से जा चुका है। फिर है पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल। तो ये जो है बेटा ले जाना। आपका क्या, मई में एग्जाम होगा, बड़ी गर्मी होगी, अब वहां पता नहीं पानी मिले ना मिले, कैसा हो, क्या बाहर जाने नहीं देते। ऑनलाइन सेंटर्स में ये होता है कि आपको जो बीच में अलाउ ही ना करे
पानी के लिए नहीं अलाउ करते, वो जनरली बोलते हैं कि नहीं, एक बार आप बैठ के अपनी सीट पे नहीं उठ सकते, तो आप अपनी जो है पानी की बोतल ले जाना, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट हो, ये नहीं कि फ्लास्क ले जाएं या फिर कि कोई रंगीन बोतल, ऐसा नहीं। आपकी जो नॉर्मल मार्केट में ये मिलती है 10-20 रुपए की बोतल, बिस्लेरी, किनली, बैली, जो भी आप जैसी भी ले जाना चाहो वो ले जाओ, और उसका ऊपर का स्टिकर हटा दो, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, और वो लेके जाना बेटा। उससे क्या होगा कि बीच में जो है एग्जाम के टाइम में आपको गला ना सूख रहा हो, आपको परेशानी ना हो, तो इस वजह से पानी की बोतल ले जाया करना, ठीक है। और शुगर टैबलेट्स या फ्रूट्स, अगर आप डायबिटिक है तो हमें क्या क्या चीजें बेटा यहाँ कंपलसरी ले जाना। एक तो एडमिट कार्ड के साथ ही एक पेज आएगा जिसपे कोविड का डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, वो ले जाना है। उसके अलावा एक फोटो लेके जाना है, एक आपको आईडी लेके जानी है, जो मैंने यहाँ मेंशन की थी उसमें से एक आईडी, और उसके अलावा आपको एक जो है ब्लू या ब्लैक कोई सा भी चलेगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है कलर, देखो यहाँ पे सिर्फ क्या बोला कि हमें बॉल पॉइंट पेन, तो आप जो है बॉल पॉइंट पेन ले जाना, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, ये मेंशन हो गया। उसके अलावा पर्सनली मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल जरूर ले जाना, ताकि आपको जो है एग्जाम में पानी की दिक्कत ना हो। फिर उसके अलावा आगे देखते हैं और क्या है। इंट्रोडक्शन, ये एनटीए ने फिर अपना विजन वगैरह दे रखा है यहाँ की, एनटीए क्या है, किस तरह से एग्जाम करवाती है, वो सारा रोल ऑफ एनटीए। फिर उसके बाद ये हमारा आ गया मोड ऑफ एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। अच्छा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, अगर आपको मतलब आइडिया नहीं है किस तरह से क्या इंटरफेस है इसका, तो उसके लिए क्या है, भारत सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉमन सर्विस सेंटर CSC स्टैब्लिश कर रखे। आप चाहे गांव में है तो भी आपकी जो पंचायत में आप पता करोगे, वहां मिल जाएगा कि कौन सी CSC की शॉप है या कहां पे सेंटर वो बना है। एक तरह से शहरी क्षेत्र में, अर्बन एरियाज में भी इस तरह से बने होते हैं, आप आसपास पता कर लो, तो वहां जाके आप जो है ये भी देख सकते हो कि किस तरह का एग्जाम पैटर्न है, वहां आपको वो हेल्प करते हैं गवर्नमेंट के सेंटर से। उसके अलावा आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में दिक्कत है, आप वहां जाओ, कॉमन सर्विस सेंटर, आप गूगल कर लेना, आपको आसपास के सेंटर मिल जाएंगे अपने, तो वहां आप जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना है तो आप वहां जा सकते हो। वहां वो जो है पेमेंट भी कर लेते हैं, तो आप जो है उन्हें कैश में या जिस तरह से भी देना चाहो वो अपने अकाउंट से पेमेंट भी कर लेते हैं और आपका फॉर्म भी फिल कर देते हैं। तो ये चीज आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पेमेंट अपनी तरफ से उन्हें देना होगा। उसके बाद ये लैंग्वेजेज है कि कौन सी लैंग्वेज जो है उसी स्टेट में, लाइक असमीज है उसका सेंटर सिर्फ असम में आएगा, बंगाली है उसका कि वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार। तो ये सारा हमारा लैंग्वेज और कि उनका टेस्ट कहाँ कहाँ होगा वो मेंशन है कि आपका सेंटर वहीं आएगा सिर्फ, ये चीज होगी। एंड इट कैन नॉट बी चेंज। आप जो है ऑप्शन ऑफ लैंग्वेज फॉर क्वेश्चन पेपर शैल बी एक्सरसाइज्ड व्हाइल फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म, बाद में आपकी लैंग्वेज चेंज नहीं होगी। हाँ, ये है कि आपका जब करेक्शन फॉर्म आएगा उस टाइम आप कर सकते हो, लेकिन वो 3 दिन का होगा, उसके बाद फिर नहीं कर पाओगे। तो ये चीज याद रखना कि आपको अगर यानी कि जो भी लैंग्वेज लेनी है वही आप फिल करना, ठीक है, गलती से कोई दूसरी मत फिल कर देना, ठीक है, कि मीडियम ऑफ एग्जाम के लिए। और प्लीज नोट दैट करेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस इन ऑल द क्वेश्चन पेपर। अच्छा, एक चीज ये मैंने यूपीएससी में भी देखी, हर एग्जाम में देखी है कि अगर हिंदी वर्जन या असमीज वर्जन उस क्वेश्चन का गलत है और लेकिन इंग्लिश में वो सही था, तो जनरली क्या करती है अथॉरिटीज, इंग्लिश वर्जन को सही मानती है। और अनलकीली हमारे देश में ये होता है कि उस लैंग्वेज में अगर कुछ गलती भी थी तो वो बोल देते हैं कि इट्स नॉट आवर फॉल्ट। तो ये चीज एक थोड़ा इश्यू है, पर खैर कोई बात नहीं बेटा, आई होप कि ये गलती नहीं होती। ये वैसे गलती रेयरली होती है कि हिंदी या मतलब रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन में कुछ इश्यूज हो गए। फिर है स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 1A में आपको लैंग्वेज दी है 13 लैंग्वेज, आप इसमें से कोई एक चूज कर सकते हो और इसी को भी अपना मीडियम बना सकते हो, ठीक है। इसमें से जो चूज करोगे वो आपका मीडियम रहेगा। उसके अलावा 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज, आपको 50 सवाल मिलेंगे, उनमें से कोई 40 ही आपके काउंट होंगे, बाकी 10 काउंट नहीं होंगे। तो ये एक सवाल 5 मार्क्स का, 40 क्वेश्चंस सही हुए तो 200 मार्क्स, तो मैक्सिमम ये पेपर है आपका 200 मार्क्स का होगा लैंग्वेज का। 50 क्वेश्चंस दिखा रखे होंगे, उनमें से कोई 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं। और ऐसा कुछ नहीं बेटा कि कोई 40 ही करो, आप 45 कर लो, लेकिन 45 में से अगर 40 सही है तो वो आपके 40 सही हो गए, कांग्रेट्स। नेक्स्ट है सेक्शन 1B, इसमें 20 लैंग्वेज है, इसमें से भी आप कोई सी भी कितनी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। सेक्शन 2 डोमेन, 27 डोमेन सब्जेक्ट है। अच्छा, इस बार ये एक बड़ा चेंज है, इसमें क्या चेंज है हमारा, हुआ ये था कि लास्ट टाइम 50 क्वेश्चंस थे डोमेन में और उसमें से आपको 40 करने थे। इस बार यहां बोला है कि
45 होंगे या 50 होंगे। अगर 45 है तो आपको 35 अटेम्प्ट करने हैं और 50 है तो आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ये हो सकता है कि जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जहां पे भी यानी कि आपका कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा होता है, तो वहां आपको जो है मुझे ऐसा लगता है कि 45 क्वेश्चंस देंगे और जिसमें से आपको 35 करने होंगे। क्योंकि आप एक पॉलिटी या हिस्ट्री के बच्चे के साथ कंपेयर करो तो उनको अगर 50 क्वेश्चंस है तो वो आराम से 1 घंटे के अंदर उन सवालों को पढ़ के और सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें क्या टिक करना है ऑप्शन पे, सॉल्व तो नहीं करना है। लेकिन अगर मैं बात करूं मैथ्स वाले बच्चे की, केमिस्ट्री वाले की, ठीक है, तो फिजिक्स वाले की, तो इनमें काफी न्यूमेरिकल्स भी ये कई बार दे देते हैं, तो उनमें सॉल्व करने के लिए उन्हें पता है बच्चों को टाइम लगता है। मैथ्स के पेपर में तो खासकर से पेपर ही उसी का है, मैथ्स का सारा कैलकुलेशन है, तो टाइम लगता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपको जो है 45 देंगे और उसमें से कोई 35 करने होंगे और आपको शायद होपफुली 1 घंटा देंगे, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। तो इस जनरल टेस्ट के अंदर आपका फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जहां आपको जनरल टेस्ट चाहिए, तो यहां लास्ट टाइम 75 क्वेश्चंस में से 60 करने थे, इस बार 60 में से आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं। और उसके अलावा ये बोला गया कि मैक्सिमम आप 10 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं फ्रॉम ऑल 3 सेक्शंस। लास्ट टाइम क्या था पता है, लास्ट टाइम ये था कि आप जो है 9 मैक्सिमम ले सकते हैं। कैसे कि 1 जनरल टेस्ट, 2 लैंग्वेज और 6 डोमेन सब्जेक्ट, या फिर 1 जनरल टेस्ट, 3 लैंग्वेज और 5 डोमेन। ये मैक्सिमम इनका क्राइटेरिया था। लेकिन इस बार ये बोला आप 10 ले लो, चाहे 10 लैंग्वेज ले लो, चाहे 10 डोमेन सब्जेक्ट ले लो, चाहे 1 जनरल टेस्ट और 9 डोमेन ले लो, या आप यानी कि चाहो तो एक ही ले लो। आपने यानी कि सिर्फ जनरल टेस्ट लेके पेपर दे दिया, या फिर आपने सिर्फ यानी कि एक फिजिक्स लेके पूरा पेपर दे दिया, या आपने सिर्फ हिस्ट्री लेके पूरा पेपर दे दिया, ये भी कर सकते हो। आप 1 लो चाहे पेपर, आप 2 लो, 3, 5 ऐसे करके आप मैक्सिमम 10 ले सकते हैं। आपके ऊपर है आप कितने पेपर लेना चाहिए, 1 ले या 10 ले, अप टू यू। उसके अलावा किससे भी ले, आप चाहे 10 के 10 डोमेन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टाइम फिक्स था, लेकिन इस बार कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 3 शिफ्ट। लास्ट टाइम क्या हुआ था, 2 स्लॉट थे, याद हो तो, एक मॉर्निंग का था 9 बजे से था, एक आफ्टरनून का था 2 बजे से, 2 या 3 बजे ऐसा कुछ, राइट। इस बार क्या हुआ है कि 3 स्लॉट बोला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें क्या होगा कि एक जो है अपना 2 घंटे का रखा, तो 9 to 11 हो गया। नेक्स्ट बीच में 1 घंटे का गैप वगैरह दे दिया, तो आपका नेक्स्ट यानी कि 12 to 2 हो गया। फिर नेक्स्ट आपका 3 to 5 हो गया। और अगर बीच में जैसे जनरली क्या होता है कि ऑनलाइन एग्जाम में बीच में एटलीस्ट यानी कि 2 घंटे का टाइम देते हैं। रीजन क्या है उसका कि अब नए बच्चे आते हैं, उनका बायोमेट्रिक होता है, उनका पूरा चेकिंग वगैरह होता है। उसके बाद तो हो सकता है कि 8 to 10 एक एग्जाम हो, फिर 12 to 2 हो गया और थर्ड होगा 4 to 6। ये ज्यादा सही है, क्योंकि बीच में 1 घंटे का गैप जो है उसमें सारे अरेंजमेंट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो आपका जो बेस्ट टाइम है एग्जाम का 3 स्लॉट वो ये रहेगा कि 8 to 10 हो गया, फिर उसके बाद आपका 12 to 2 हो गया और फिर 4 to 6। ये 3 स्लॉट में आपका एग्जाम के चांसेस हैं। उसके अलावा हमारा है पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, टेस्ट या सब्जेक्ट्स कवर्ड अंडर CUET, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, ठीक है। उसके ये बोला गया कंडक्टेड ऑन 3 स्लॉट्स पर डे। और जो पर्सन विद ब्लाइंड डिसेबिलिटीज है उन बच्चों के लिए हर 1 घंटे में 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे उन्हें। फिर आपका सिलेबस है, तो लैंग्वेज का भी वहां पे मेंशन है, डोमेन का भी जो है CUET की वेबसाइट पे मैंने आपको दिखाया था। उसके अलावा जनरल टेस्ट का, तो जनरल टेस्ट का सिलेबस ये यहाँ पर भी आपको मेंशन है। आगे चलते हैं तो एलिजिबिलिटी। अब ये आ गया एलिजिबिलिटी पे कि आपकी जनरल एलिजिबिलिटी पे बता रहा है। तो ये कह रहा है कि देयर इज नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट एग्जाम। तो ये एग्जाम कोई भी दे सकता है। आपके घर में आपके मम्मी, आपके पापा, आपके दादा, आपके दादी, चाचा, बुआ, ताई, फूफा, कोई भी ये एग्जाम दे सकता है। बस ये है कि हो सकता है वो कॉलेज उन्हें यूनिवर्सिटी एडमिशन ना दे, उनकी अगर लिमिट हो कि हम 25 साल से बड़े किसी भी इंसान को एडमिशन नहीं देंगे, तो फिर बस पर एग्जाम कोई भी दे सकता है। चाहे वो जो बाइडेन हो, यूएस प्रेसिडेंट, चाहे मोदी जी हो, चाहे मैं हूं, अमिताभ बच्चन हो, कोई भी एग्जाम दे सकता है। तो कोई भी एज लिमिट नहीं रहेगी हमारी। इसमें क्या है, देयर इज नो एज लिमिट। उसके अलावा however the candidates will be required to fulfill the age criteria of university that I said already. लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो इसमें ये बोला है कि आपने यानी कि 10+2 सिस्टम में 12th कर रखा हो, और उसके अलावा जो है NIOS से भी अगर 12th कर रखी हो, या डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE और स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ एटलीस्ट 3 years ड्यूरेशन। अगर डिप्लोमा कर रखा है तब भी आप CUET का दे सकते हो 10th के बाद अगर डिप्लोमा किया हो तो ये सारा यहाँ पे आपको मेंशन है कि आपका 12th किस तरह से कैलकुलेट होगा, ईयर ऑफ अपीयरेंस, ठीक है।
फॉर एडमिशन इन CUET UG द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज रिगार्डिंग कोटा कैटेगरी, ये सारी वही रहेगी जो कि भारत सरकार ने डिसाइड कर रखी है कोटा कि लाइक ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है, EWS का 10%, तो वो सारा वही रहेगा, ठीक है। और उसके अलावा अब हम आगे चलते हैं, ये पॉइंट्स इतने बाकी ज्यादा काम के नहीं थे बेटा, ठीक है। रिजर्वेशन है तो इसमें देखो यहाँ पे मैं आपको वो पॉइंट दिखाऊंगा जहां पे ये मेंशन है, देखो यहाँ पर ये हमारा ओबीसी का है, ठीक है। ओबीसी में ये देखो इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2022, आपने जो है 1 अप्रैल के बाद अगर वो सर्टिफिकेट बनाए तो ही वैलिड होगा। और उसके अलावा ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस में भी देखो 1 अप्रैल 2022 के बाद का आपका सर्टिफिकेट है तो ही वैलिड होगा, नहीं तो आपका वो सर्टिफिकेट आपको नया बनाना पड़ेगा बेटा, क्लियर है। और उसके अलावा इफ एनी ओबीसी एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर का मतलब क्या है, जिनके भी पेरेंटल इनकम या फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, 8 लाख से कम है, तो वो ओबीसी का सर्टिफिकेट बना सकते हैं। फेल्स टू अपलोड ओबीसी सर्टिफिकेट जो कि 1 अप्रैल 2022 के बाद का हो, एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट हैज टू अपलोड ए डिक्लेरेशन इन ल्यू ऑफ ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट एज पर एनेक्स्चर टू बी टू दैट इफेक्ट। अब ये क्या कह रहा है, कई जगह पे इतना हाथों-हाथ नहीं बनता कि आप अभी बोल दो कि 1 महीने के अंदर मैं बना दूं, तो और 1 महीने के अंदर आपका सर्टिफिकेट नहीं बना ओबीसी का, तो फिर तो उस केस में क्या कह रहे हैं ये कि अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं फिल कर पा रहे हैं लेटेस्ट वाला, तो आप ये कर सकते हैं कि पुराने वाले के साथ, या फिर पुराना वाला भी नहीं है कोई बात नहीं, आप एक जो है डिक्लेरेशन फॉर्म आपको कहां मिलेगा, ये कह रहा है कि नीचे यहाँ पे इसको स्लाइड करोगे तो एक लिखा आएगा एनेक्स्चर 2B, वहां पे वो डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसको प्रिंट कराओ, उसको फिल करो, और उसमें जो भी अथॉरिटी है कि इसका साइन चाहिए हमें, जाओ उसका साइन लेके आओ, लिखा होगा तो आप उस पर उनका साइन करवा के ले आना, उसकी फोटो खींच देना और उसको PDF बना के अपलोड कर देना, काम चल जाएगा। लेकिन आपको जब एडमिशन होगा उस टाइम पे तो सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, लेकिन एडमिशन कब होगा हमारा, जुलाई अगस्त सितंबर, तब तक सर्टिफिकेट बनवा लेना बेटा, क्योंकि तब जो है ऐसे डिक्लेरेशन से काम नहीं चलेगा। तो अभी आप जो है अगर आपके 1 महीने में नहीं बन रहा है सर्टिफिकेट, कोई बात नहीं, आप जो है डिक्लेरेशन पे लिखवा के और उसको एज ए PDF सबमिट कर सकते हो, क्लियर है। तो डरने की कोई नीड नहीं है बच्चों आपको इसके लिए। नेक्स्ट है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज, SC ST, इनके सर्टिफिकेट बारे में जिनका कोई मतलब की डेट का इश्यू नहीं रहता है, उनका तो एक बार सर्टिफिकेट बन गया तो वो आगे भी वैलिड रहता है। उसके अलावा जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है मेरे बच्चे, तो वो जो है स्क्राइब की भी हेल्प ले सकते हैं। और उसके अलावा आगे हम पॉइंट देखें तो ये सारे इसी के रिगार्डिंग है। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ सेंटर, यू कैन सेलेक्ट एनी 2 cities ऑफ योर चॉइस, ठीक है, आप जो है कोई भी 2 cities सेलेक्ट कर सकते हैं आपकी। हाउएवर ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव या लॉजिस्टिक रीजन ए डिफरेंट सिटी कैन बी अलॉटेड, वैसे तो आपको आपकी फर्स्ट या सेकंड चॉइस ही मिल जाएगी, लेकिन उन्हें ये लगा कि नहीं दोनों ही सेंटर फुल हो चुके हैं, सॉरी बेटा, तो वो आपको दूसरा 3rd सिटी भी दे सकते हैं उनके आसपास का, जो आपने दोनों फिल किया उनके आसपास। चॉइस ऑफ सेंटर सिटीज विल बी लिमिटेड टू स्टेट ऑफ परमानेंट एड्रेस और स्टेट ऑफ प्रेजेंट एड्रेस ओनली, ठीक है। या तो आप जो है आपके चॉइस ऑफ सेंटर सिटीज विल बी लिमिटेड टू स्टेट ऑफ परमानेंट एड्रेस में ही मिल सकता है, या फिर आपको प्रेजेंट एड्रेस वही मिल सकता है। आप 3rd नहीं, आप मान लो कि यानी कि गुजरात में रह रहे हैं और आप जो है राजस्थान के, और आपको सेंटर चाहिए मुंबई महाराष्ट्र का, वो नहीं चलेगा, ये इनका क्लियर कहना है। तो आपको जो ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आप मान लो कि कोटा में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और आप जो है मान लो MP के, आप मध्य प्रदेश के, तो उस केस में आप मान लो कि परमानेंट एड्रेस में भी वही डाल रहे हैं MP का, प्रेजेंट एड्रेस में भी वही डाल रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ कोटा में एग्जाम देना है, नहीं, आपको जो है प्रेजेंट एड्रेस में जहां आप रेंट पे रह रहे हैं या किसी रिलेटिव के यहाँ रह रहे हैं वो डाल सकते हैं, आपको वही सिटी सेंटर के रूप में मिल सकती है। नेक्स्ट, और इसमें पॉइंट्स हम देखें तो ये हो गया हमारा सेंटर चॉइस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड आपको NTA की वेबसाइट पे मिल जाएगी, क्लियर है। उसके अलावा आपको कोई भी इशू हो तो आप 10 से 5 के बीच NTA को कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पे, और जो अब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो इसी वेबसाइट CUET.समर्थ, इसी पे आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ओके, इसी पे मिलेगा, ये नहीं कि आपको पोस्ट कार्ड से भेजेंगे बेटा, वो नहीं, आपको ऑनलाइन यहाँ मिलेगा, डाउनलोड करना है, प्रिंट वाले भैया के पास जाना है, वो आपको भैया प्रिंट कर देंगे, और सिर्फ एक एडमिट कार्ड प्रिंट नहीं कराना है, उसके साथ एक और पेज आया होगा, उसी में नीचे PDF में सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड का, वो भी प्रिंट कराना है, क्लियर है। फिर हमारा
21 से 31 में ही चलेगी। स्लॉट 1 2 3 टू बी नोटिफाइड लेटर की स्लॉट क्या क्या रहेंगे, तो जैसा कि मैंने कहा जनरली जो बाकी एग्जाम में देखता हूँ उनमें यही रहता है 8 to 10, 12 to 2 एंड 4 to 6। जनरली आपके अगर 3 स्लॉट है तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा और इसमें काम की चीज, ऑप्शन टू चूज द कंपोनेंट्स ऑफ द टेस्ट ओनली, हाउएवर अलॉटमेंट ऑफ कैंडिडेट टू द शिफ्ट विल बी बेस्ड ऑन ऑप्शंस, एक्सरसाइज एंड टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स। एडमिट कार्ड विल बी इशूड फॉर ईच शिफ्ट बेस्ड ऑन द कंपोनेंट्स ऑब्टेन्ड बाय हिम और हर। तो आपकी जितनी भी शिफ्ट रहेगी उनके लिए आपको जो है एडमिट कार्ड वही इशू रहेगा, ठीक है। एडमिट कार्ड्स विल बी इशूड, ठीक है। हो सकता है आपको एक से ज्यादा एडमिट कार्ड भी दे दे, नहीं तो हो सकता है कि उसी एक एडमिट कार्ड में आपको मेंशन होगा कि आपका इस डेट को ये पेपर, ये पेपर, ये पेपर, नहीं तो हो सकता है आपको अलग अलग एडमिट कार्ड मिल जाए, ठीक है। और उसके अलावा आपका जो है डेट या शिफ्ट चेंज नहीं हो सकता। आप मान लो ये बोलो कि अरे सर आपने यानी कि 25 मई को पेपर रख दिया, 25 मई को तो मुझे जो है स्विट्जरलैंड घूमने जाना है, मुझे जो है मनाली जाना है, वो चीज नहीं हो सकती बेटा। आपको जो है आपकी डेट, शिफ्ट, सेंटर ऑफ चॉइस वगैरह कुछ चेंज नहीं हो सकता। आपने एक बार मिल गया जो मिल गया। ऑल 3 शिफ्ट्स विल स्टार्ट एट अ स्पेसिफाइड टाइम। कैंडिडेट्स हैव टू रिपोर्ट फॉर द सेशन एज पर टाइम स्टेटेड इन देयर रेस्पेक्टिव कार्ड। अच्छा बेटा एक और बात, मान लो इसमें एग्जाम है आपका 8 बजे का, तो आपको जो है रिपोर्टिंग टाइम जनरली ये लिखा आता है कि 1 घंटे पहले, ताकि क्या है कि आधे घंटे पहले तो गेट ही बंद हो जाते हैं। मान लो आपका 8 बजे पेपर है, 7:30 बजे गेट बंद हो जाएंगे, एंट्री अलाउड नहीं होती है। उसके अलावा मान लो कि आपका 12 बजे का पेपर है, 11:30 में एंट्री बंद हो जाती है। जनरली ऑनलाइन एग्जाम में ये होता है। आधे घंटे पहले क्यों करते हैं? क्योंकि आपका देखो बायोमेट्रिक होता है, फोटो वोटो खींचते हैं, आपका थंब इंप्रेशन लेते हैं, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं, आप जो लेके आए हो उन चीजों में लग जाता है टाइम। तो अगर आपने 11:30 भी एंट्री की 12 वाले के एग्जाम के लिए, तो भी आपके पास आधा घंटा है कि आप लॉग इन करोगे, ये सारा सब प्रोसेस होगा इसके लिए। तो इसलिए आपको जो है एटलीस्ट जो है 1 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए, ताकि आप इन सबसे फ्री हो गए आराम से कूल माइंड से अपना एग्जाम दो, ठीक है। और जितना हो टाइमली पहुंचो, क्योंकि क्या है कि मान लो कि एंड टाइम पे कुछ भी हो जाए, कहीं ट्रैफिक लग जाए, कुछ भी इश्यू हो जाए, तो इससे हमें बच के रहना। और क्या होगा, इतने सारे बच्चों का एग्जाम होगा तो एक और दिक्कत आती है, ओला, उबर, रैपिडो, इन सब में क्या होता है, ये फुल हो जाती है, फेयर हाई हो जाते हैं। तो इन चीजों का कंसिडरेशन लेके चलना। ये मत सोचना कि हाँ सेंटर पे पहुंचने में अगर मैं मतलब यानी कि वैसे जाऊंगा ओला उबर से तो मैं पहुंच ही जाऊंगा आधे घंटे में, लेकिन मान लो वो मिला ही नहीं, इतने सारे बच्चे एक साथ डिमांड कर रहे हैं सेंटर पे पहुंचने के लिए, नहीं मिला। प्रिपेयर्ड रहना कि आपको बस से जाना है, मेट्रो से जाना है, या कोई खुद की गाड़ी या पड़ोसी की गाड़ी लेके जाना है, तैयार रहना उसके लिए, ठीक है। ये गलती मत करना। काफी सारे बच्चे ये करते हैं कि हाँ ठीक है ओला उबर कर लेंगे, लेकिन एंड टाइम पे सारे बच्चों का एग्जाम है, सारे बच्चे ओला उबर रैपिडो करके जा रहे हैं, हमें गाड़ी नहीं मिली, पेपर छूट गया। ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट है पर्टिकुलर्स टू बी फिल्ड। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपको जो है यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में स्टार्ट करोगे, पहले ये पर्सनल डिटेल सारी फिल करोगे, उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस जो है वो फिल करोगे पूरा डिटेल वाइज, आपके मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट नंबर ऑप्शनल है, आपने एक नंबर दे दिए बहुत है। उसके अलावा अगर आप ट्विन हो तो वो भी आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या आप ट्विन है, तो उस केस में आपको जो है फिर एक अलग प्रोसेस होता है, लाइक कि आपको जो है कि मोबाइल नंबर एक ही चल जाएगा दोनों भाई बहनों के लिए। तो अगर आप नो करते तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आप पासवर्ड चूज कर लिया, अपनी पर्सनल डिटेल फिल कर दी, फिर सारे वही की फादर्स नेम वगैरह, फिर से सिटीजन ऑफ द कंट्री, ये सारा, ठीक है। तो ये देखो, आर यू ट्विन, यस और नो। अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो फिर इस हिसाब से आपको जो है ओनली विजिबल इफ यू आर ए ट्विन, ठीक है। तो उनका जो है नेम ऑफ द ब्रदर या सिस्टर एज पर क्लास 10 सर्टिफिकेट। तो ये हमारे काम करनी है इन अनलेस एंड अनटिल आप ट्विन ना हो। फिर हमारा प्रेजेंट एड्रेस हो गया, परमानेंट एड्रेस हो गया, अदर कोटा एंड कैटेगरी हो गया, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था हाउ टू फिल अप रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। उसमें फिर आपका कि आर यू ए वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, यस ओनली विजिबल इफ वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, मतलब आपके फादर यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, मदर, तो उनका नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, फादर्स एम्प्लॉय आईडी, उनका डिपार्टमेंट का नाम, फादर का डेजिग्नेशन, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर मदर काम कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में तो उनका, ठीक है। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, आपका 10th का पूरा क्वालिफिकेशन डिटेल आ जाएगा, फिर आपका 12th का क्वालिफिकेशन डिटेल आ जाएगा, एग्जामिनेशन सेंटर की चॉइसेस 1 and 2 आप, ठीक है, चूज कर सकते हो। उसके अलावा यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन, सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, ठीक है, तो वो आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट नेम और प्रोग्राम नेम। फिर टेस्ट पेपर सब्जेक्ट, आप अप टू 10 टेस्ट पेपर या सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। क्लियर है, ये हो गया। फिर उनका मीडियम भी चूज कर सकते हैं कि हर एक पेपर का
कि आप फिजिक्स का पेपर किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। ये देखो टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 8 मीडियम ऑफ दिस टेस्ट पेपर या सब्जेक्ट। देखो टेस्ट पेपर 8 मीडियम, टेस्ट पेपर 9 मीडियम, टेस्ट पेपर 10 मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर या सब्जेक्ट 10। हर एक सब्जेक्ट के लिए आप चाहो तो कि आप कंफर्टेबल हो कि हिस्ट्री जो है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनका मैं हिंदी में देना चाहूंगा या चाहूंगी, लेकिन मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री इनको जो है मैं इंग्लिश में देना प्रेफर करूंगा या करूंगी, तो आप वो कर सकते हैं। हर एक पेपर के लिए आप अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका यही मतलब था। उसके अलावा फिर आपको जो है अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे अपलोड करने, क्या गलती नहीं करनी, और इसमें अपलोड करते टाइम काफी बच्चों को इश्यूज आते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, वो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था। कौन सा वीडियो? जिसमें हाउ टू फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कि बच्चों को इसमें दिक्कत आती है कि ये साइज मैच नहीं हो रहा, जो इसका साइज यहाँ पे 4 to 330 KB, 10 to 200 KB, इस साइज के अंदर कैसे लाएं, अपलोड कैसे करें, फोटो में क्या गलती नहीं करनी है, सिग्नेचर में क्या गलती नहीं करनी है, डॉक्यूमेंट्स किस तरह से फिल करने हैं, डॉक्यूमेंट है उनका PDF कैसे बनाए, एडोब स्कैन जो हमारी ऐप है, कौन सी? एडोब स्कैन। तो इस ऐप का कैसे यूज लेना है और ये कैसे हमें हेल्प करती है, अगर हमारा यानी कि फोटो ले रहे हैं उसमें शेडो भी आ रही है, वो सारा, तो इससे आप PDF बना सकते हैं और सारा अपलोड कर सकते हैं, फोटोज, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ यहाँ से। फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स, तो ये सारे जो है क्या कह रहा है कि 2 hours बिफोर द कमेंसमेंट, ये खुद कह रहे हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कि बेटा 2 घंटे पहले सेंटर पे पहुंच जाना। हो सकता है कोई दिक्कत हो जाए एंड टाइम पे, हमें नहीं पता, तो आपका 12 बजे पेपर है तो 10 बजे पहुंच जाना, 4 बजे पेपर है तो 2 बजे, और 8 बजे पेपर है तो 6 बजे सेंटर पे पहुंच जाना, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। कैंडिडेट शुड take their seats immediately after the opening of examination hall if the candidates do not report in time due to any reason, like इन्होंने मेंशन किया हुआ है, अगर आप सेंटर पे टाइम पे नहीं आए और आप बोल रहे हो कि ट्रैफिक जैम था, भैया ट्रेन डिले हो गई, ट्रेन जो है आई नहीं, कोहरा ज्यादा था सर, हम क्या करें, या फिर कि बस डिले हो गई सर, टायर पंक्चर हो गया था, आगे प्रोटेस्ट चल रहा था, बारात निकल रही थी, कोई बहाना नहीं चलेगा। They are likely to miss some of the important instructions to be announced in the examination room या hall. The NTA shall not be responsible for any delay. आपकी कोई भी डिले किसी भी रीजन से हुई, NTA कुछ नहीं बोलेगा उसमें कि आपकी मर्जी, आप लेट हुए, अब अगले साल एग्जाम देना। The candidate must show on demand the admit card, ठीक है, आपको एडमिट कार्ड भी दिखाना है, आपकी ID भी जो है उन्हें दिखानी है, फोटो भी दिखाना है, आपके जो भी जहां भी रोल नंबर होंगे वहां आप बैठोगे, ठीक है। और उसके अलावा द कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट द क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर इज एज पर हिज हर ऑप्टेड सब्जेक्ट्स इंडिकेटेड इन द एडमिट कार्ड। चेक कर लेना बेटा कि आपके जो एडमिट कार्ड में अगर यहाँ लिखा है फिजिक्स, क्या सामने फिजिक्स ही लिखा है कंप्यूटर पे, वो नोट कर लेना। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपको पता पड़ जाएगा कि आपका पेपर जो फिजिक्स केमिस्ट्री का है, क्या यहाँ भी फिजिक्स केमिस्ट्री लिखा है। अगर यहाँ एडमिट कार्ड में फिजिक्स केमिस्ट्री लिखा है और वहाँ हिस्ट्री पॉलिटी दिखा रहा है, तुरंत अपने जो है वहां पे एग्जाम सेंटर पे उन्हें इन्फॉर्म कर दे। द कैंडिडेट में अप्रोच दी सेंटर सुपरिटेंडेंट या इन्विजिलेटर, या आपको कोई भी टेक्निकल अगर मान लो ग्लिच वगैरह या कोई भी फर्स्ट एड इमरजेंसी या कुछ भी दिक्कत होती है बेटा, इन केस अ कैंडिडेट बाय फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन अपीयर होता है एग्जाम में, तो उसका जो है रिजल्ट नहीं डिक्लेयर होगा। तो हम देखो सही इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। फॉर दोज हु आर अनेबल टू अपीयर ऑन द शेड्यूल्ड डे ऑफ द टेस्ट, उनका रीटेस्ट तो नहीं होगा दोबारा। अब चाहे कुछ भी रीजन हो जाए उसके लिए हमें लेट नहीं होना है। कैंडिडेट शैल अपीयर एट देयर ओन कॉस्ट, इसका ये मतलब है कि आपका भले ही यानी कि 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर भी अगर सेंटर का सिटी आया, ठीक है, जो आपका एग्जाम सेंटर आया, आप खुद जाओगे, उसका पैसा जो है एनटीए नहीं देगा। ये चीज यहाँ मेंशन है। फिर है कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, एडमिट कार्ड और कोविड वाला सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है, एक पासपोर्ट साइज फोटो, एक ID, और अगर पर्सन विद ब्लाइंड डिसेबिलिटीज है तो वो भी। उसके अलावा एक पेन ले जाना, साइन वाइन करने के काम आएगा, ट्रांसपेरेंट, और एक पानी की बोतल जरूर, क्योंकि गर्मी का मौसम है, बहुत प्यास लगेगी, गर्मी होगी। आपको क्या लगता है सारे सेंटर पे एसी लगे होते हैं? सारे सेंटर पे एसी नहीं लगे होते हैं, कई जगह पंखे भी नहीं होते, और इतने सारे कंप्यूटर चल रहे होते हैं, इतनी हीट पैदा कर देते हैं। कई बार ये होता है, मैंने देखा है बच्चों के है ना पूरा स्वेटिंग हो रखा होता है, वही स्वेटिंग जो है पेपर पे गिर रहा है, रफ पेपर पे, ऐसी हालात भी हो जाती है। तो हमें जो है वाटर बोतल अपने पास रखनी है ट्रांसपेरेंट, ताकि हमें एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, डिहाइड्रेट ना हो जाए। अच्छा, रफ वर्क के लिए आपको पेपर वो देंगे। अब इसमें काम की चीज बताता हूँ। रफ वर्क के लिए वो ये है कि आपको जब रफ वर्क मिले, अगर आप जनरल टेस्ट का पेपर दे रहे हैं
तो रीजनिंग के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इधर रोल नंबर लिख लेंगे और पीछे की तरफ इन्विजिलेटर ना देखे, तब आप चाहो तो अपना ABCD से लेके Z तक लिख लेना, नीचे 1, A के नीचे 1, B के नीचे 2, C के नीचे 3, ऐसे करके Z के नीचे 26 लिख देना। तो रीजनिंग के काफी सारे क्वेश्चन आपके जो 5 to 10 सेकंड्स में हो जाएंगे, क्योंकि वो उसी के बेसिस पे आते हैं, तो आपका जो है काफी सारा टाइम उसमें बच जाएगा। नेक्स्ट हमारा न्यूज है अनफेयर मीन्स कि आप जो है चीटिंग वगैरह नहीं करेंगे, ना कोई ब्लूटूथ वगैरह मोबाइल ये सब नहीं लेके जाएंगे। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारा कि डिस्प्ले ऑफ आंसर की फॉर चैलेंज। तो इसमें ये बोल रहा है कि 200 रुपए दोगे एक क्वेश्चन के तो आप जो है चैलेंज कर सकते हो। देखो ₹200 पर क्वेश्चन। नेक्स्ट है द रिजल्ट विल बी कंपाइल्ड बेस्ड ऑन फाइनल आंसर की, जो फाइनल में आंसर की मिलेगा। फिर डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स, मार्किंग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे देखो क्लियर है, +5 करेक्ट होने पे, नेगेटिव पे -1, आंसर नहीं दिया तो 0। अगर यानी कि मोर देन 1 ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट देन +5 विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट। अब मान लो कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो फिर यानी कि क्या सवाल बोनस रहेगा या डिलीट होगा? नहीं, तब फिर उन बच्चों को मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने ए और बी लगाया। अगर आपने सी लगाया कुछ नहीं, -1, डी लगाया -1, अटेम्प्ट ही नहीं किया 0। ठीक है, तो इसलिए ये याद रखना कि अगर आपने 2 सही है तो आपको, अच्छा अगर मान लो कि 4 या 5 ऑप्शन है और वो सारे ही सही है, कोई भी उनमें से गलत नहीं है, तो किनको मिलेंगे? जिसने भी वो सवाल अटेम्प्ट किया है। लेकिन जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उसको यहां भी नुकसान है, क्योंकि उसको जो है अब भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट। ठीक है, अच्छा ये बोल रहा है कि अगर यानी कि उसके 4 या 5 ऑप्शन है, उनमें से कोई भी सही नहीं है, सारे के सारे गलत है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव अटेम्प्टेड ड्रॉप्ड क्वेश्चन। अब भले ही वो चारों ऑप्शन गलत है, लेकिन जिसने अटेम्प्ट किया है उनको यहाँ पे +5 मिल जाएंगे, और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया था उनको फिर से 0 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर आपका जो है CUET का स्कोर है वो आपके मतलब किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी शेयर कर सकता है NTA। फिर हमारा है कि आपका जो स्कोर आएगा वो किस बेसिस पे आएगा, और उसका मतलब कैसे उसको नॉर्मलाइजेशन करेंगे, क्योंकि अब देखो 11 दिन पेपर चलेगा, तो सारी शिफ्ट में अलग अलग पेपर है, तो उसको जो नॉर्मलाइज कैसे करना है वो NTA डिसाइड करेगा। फिर है री इवेल्यूएशन या रीचेकिंग। एक चीज याद रखना, ना तो री इवेल्यूएशन होगा ना रीचेकिंग होगी। आपको जो नंबर दे दिए उन्होंने वो दे दिए, ना उसमें रीचेकिंग ना री इवेल्यूएशन, कुछ नहीं होता है यहाँ पे, याद रखना। फिर एडमिशन है, तो एडमिशन आपकी यूनिवर्सिटी करेगी। NTA कह रहा है कि हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, आप अपने लेवल पे देखें। ठीक है, फिर है कॉमन सर्विस सेंटर, जिनकी मैं बात कर रहा था। अब यहाँ पे जो है मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ। ठीक है, देयर आर मोर देन 1.5 लाख CSC। इंडिया में आज के टाइम पे 1.5 लाख से भी ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर है, जो आपका फॉर्म फिल करने में हेल्प कर देंगे गवर्नमेंट के, है ना। तो यहाँ पे लिखा भी आगे, 1 मिनट, हु कैंडिडेट्स हु आर नॉट वेल conversant and face difficulties in submitting the online application due to various constraints। मान लो उन्हें कंप्यूटर नहीं चलाना आता है, या PDF कैसे बनाते हैं क्या नहीं हो, तो वो जो है हेल्प ले सकते हैं कॉमन सर्विस सेंटर की, जो कि केंद्र सरकार के। यहाँ पे जो ईच विलेज पंचायत लेवल, वहां पे विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर वो भी है, तो मतलब गांवों में भी बने हमारे कॉमन सर्विस सेंटर। उसके अलावा क्या करें, लिस्ट ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर कहां पर है? इस वेबसाइट पे। ये बेटा आपको वेबसाइट दिख रही है www.csc.gov.in। यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि आपके एरिया में कॉमन सर्विस सेंटर कहां पर है, चाहे शहर में रह रहे हैं या गांव में रह रहे हैं। ठीक है, प्लीज ओपन द लिंक दिस। अगर आपको फाइंड करना है कि आपका नियरेस्ट कौन सा है, तो आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, फाइंड माई CSC। ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको आपके आसपास का मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में। आगे मिसलेनियस की आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा करेस्पॉन्डेंस विद NTA, तो आपको जो है मेल या कॉल ही करना होगा। और उसके अलावा आप जो है कि जुरिस्डिक्शन कि आप जो है अगर मान लो यानी कि कोई भी आपको इश्यू होता है तो कि कोर्ट वगैरह, तो कौन सा रहेगा कि दिल्ली में रहेगा, तो ये हमारे इतना काम करिए, क्यों केस करना है हमें NTA या CUET पे, है ना। उसके अलावा हम कोई गलती नहीं करेंगे तो क्यों करना है ना, पहले से ही ध्यान रखें। EWS के जो बच्चे हैं उस कैटेगरी के, उनके लिए ये फॉर्म है, ये फॉर्म फिल करके आप जो है अपनी जो भी अथॉरिटी है उससे सिग्नेचर करवा देंगे। उसके बाद ये EWS का डिक्लेरेशन है, अगर आपको यानी कि अभी आपके पास नहीं करवा रहे हो तो आपको जो है
ये एक डिक्लेरेशन फिल करना पड़ेगा कि सिग्नेचर ऑफ फादर एंड मदर, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, दैट्स इट, है ना। तो इसमें जो ये डिक्लेरेशन है किसी अथॉरिटी के साइन नहीं चाहिए, साइन चाहिए आपके मम्मी के या फिर आपके पापा के, ठीक है, और एक आपके। आप ये इस पे साइन करके अपलोड कर दो, बस कहीं नहीं जाना, प्रिंट करा के ले आए, इसको भर दिया कि हाँ मैं अभी यानी कि अपना जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का या ओबीसी का वो नहीं दे पा रहा हूँ या नहीं दे सकती, और आप जो है मैं आपको ये एडमिशन के टाइम पे दे दूंगा, यही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये आई हैव नॉट बीन एबल टू कलेक्ट द सेड सर्टिफिकेट ऑन टाइम, आई मे काइंडली बी अलाउड to write CUET UG 2023 exam. I hereby declare that I will upload a fresh certificate at the time of reporting after seat allocation. कि जब मुझे सीट मिल जाएगी तब मैं आपको सर्टिफिकेट दे दूंगा, बस अभी मुझे प्लीज अलाउ कर दो, इसका ये मतलब है। क्लियर है बेटा? आगे देखते हैं। ये ओबीसी का सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, कि जो आपका नॉर्मल सर्टिफिकेट आप अपलोड करना चाहो, और डिक्लेरेशन है तो डिक्लेरेशन वहां पे है ही, ठीक है। ये रहा देखो, डिक्लेरेशन फॉर द कैंडिडेट इन ल्यू ऑफ ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, तो यहां पर भी आप जो ये डिक्लेरेशन दे सकते हैं। फिर एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट है ये उसका फॉर्मेट है, और फिर ये हमारा डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है। तो इस तरह से ये नीचे हमारे सर्टिफिकेट है। मैंने आपको बोला था हमारे काम के सेंटर, काम के पेजेस जो है इसमें कम ही है, इतने ज्यादा नहीं है। ये सारी लिस्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, आपको देखनी हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्ट कर रही है। तो 44 जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, बाकी कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज वो सारी भी है, ठीक है, और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी है। यही सारा यहाँ पे मेंशन है। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि आप जो है डिटेल ऑफ प्रोग्राम या कोर्स ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज अलोंग विद देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज अवेलेबल एट यूनिवर्सिटी वेबसाइट। मैंने आपको पीछे दिखाया था कि उन्हें क्या क्या डिमांड है, वो ये यहाँ पे बता रहे हैं। फिर यहाँ पे ये 13 लैंग्वेजेस के नाम है, 20 लैंग्वेजेस, और फिर डोमेन सब्जेक्ट 27 और एक जनरल टेस्ट, ठीक है। ये सारा हो गया। तो ये सारा मैंने आपको ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो यहाँ पे ये ग्रीन में दिख रहा है, रेड में। फिर उसके अलावा ये हमारे सेंटर्स है कि इस स्टेट में ये सेंटर आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, कि असम में हो गए, फिर ये अंडमान में हो गए, उसके अलावा नीचे बिहार, गुजरात, गोवा, हिमाचल, कर्नाटक, केरल, तो ये सारे सेंटर की लिस्ट है। तो आप इसमें अपना सेंटर भी जो है फाइंड कर सकते हैं आपके आसपास का, ठीक है बेटा। तो ये हमारा हो जाएगा इसी में। फिर आगे यही हमें दिया गया है कि आपका जो है पेमेंट का क्या क्या चार्जेस लगेगा, और उस पेमेंट को आपको कांटेक्ट करना हो वो भी कर सकते हो। यहाँ पर आपका आगे ये किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है उसके लिए यहाँ पे मेंशन है पूरा। फिर आपको जो है ये यहाँ पे की डिस्क्रिप्शन की टू नेविगेट बिटवीन द क्वेश्चंस विद इन ए पेपर, यहाँ पर ये भी मेंशन है कि आपको जो है पेपर में आगे कैसे बढ़ना है। तो कि इस पे क्लिक करोगे तो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके जाएगा, ये यहाँ पे यही कह रहा है। ऐसे क्लिक करोगे तो प्रीवियस क्वेश्चन पे, ठीक है। ये येलो का मतलब क्या बता रहा है कि यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन बट मार्क्ड इट रिव्यू फॉर लेटर, ठीक है। इसका रेड का क्या मतलब है, यू हैव नॉट येट आंसर्ड द क्वेश्चन। ग्रीन का मतलब है कि आपने जो है आंसर कर दिया इसका। ब्लू का मतलब है कि आपने ये जो है नॉट येट अटेम्प्टेड द क्वेश्चन, आप इस तक पहुंचे ही नहीं हो, तो ब्लू का ये मीनिंग रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नॉट चूजन, तो इस तरह से ये ब्लैंक रहेगा व्हाइट, और अगर चूज कर लिया तो इस पे ये व्हाइट के बीच में एक ब्लैक डॉट आ जाएगा, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक कर सकते हैं। अनमार्क, अगर आपको अनमार्क भी करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये इस तरह के ऑप्शंस आपको आपके हर पेज पे दिखेंगे जब आप सवाल अटेम्प्ट कर रहे होंगे। तो ये आपका इंटरफेस है किसका, आपके टेस्ट पेपर का, तो उसी के रिगार्डिंग ये एक्सप्लेन किया हुआ है बेटा, ठीक है। फिर उसके अलावा देखो प्रोसीजर फॉर आंसरिंग अ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, तो यहां पर है कि टू सेलेक्ट योर आंसर, आपको उस पर क्लिक करना है बटन पे। डी सेलेक्ट करना है तो आप जो उसको दोबारा से कर देंगे, ठीक है, तो वो आपका जो है ऑप्शन हट जाएगा। उसी पे ऑप्शन पे फिर से क्लिक करेंगे तो ऑप्शन हट जाएगा। उसके अलावा टू चेंज योर चूजन आंसर क्लिक ऑन, दूसरे आप इनकी ऑप्शन पे पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा आपका, ठीक है। यू कैन क्लिक मार्क फॉर रिव्यू ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन विंडो व्हेन यू वांट टू कम बैक टू द क्वेश्चन लेटर ऑन whether you have answered it or not and proceed to other question. When you answer any question marked for review, the state of the question changes automatically to answered. अगर आपने उसको आंसर कर दिया है उसके साथ साथ उसने आपने उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, आपका आंसर्ड हो जाएगा, वो फिर भी माना जाएगा। लेकिन आपके अपने कंफर्टेबिलिटी के लिए ये मुझे एंड में फिर से देखना है, मैंने इसमें हल्का सा तुक्का मारा है भाई, ठीक है। ये चीज याद रखना कि वो आपका आंसर फिर भी हो चुका है, अगर वो गलत हुआ तो आपके -1 तो फिर भी होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू किया और अटेम्प्ट नहीं किया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपका जो है वो तुक्का नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने कहीं किसी भी ऑप्शन पे टिक ही नहीं किया है।
अनमार्क करना है तो आपको जो है यू वांट टू चेंज द स्टेटस, फ्रीज द आंसर ऑलरेडी गिवन और आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो अनमार्क करने से आप उसको अनमार्क कर लोगे फिर से कि आपको जो है अगर यानी कि वो नहीं चाहिए कि मुझे ये सवाल अटेम्प्ट ही नहीं करना है, तो आप अनमार्क पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये सारा हमारा है नेविगेटिंग थ्रू सेक्शंस, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन स्टेटस यहाँ दिखा देगी कि 77 नॉट आंसर्ड, कि आपने विजिट ही नहीं किया, ब्लू का ये मतलब था, याद हो तो। 13 की आंसर आपने कर लिए। 1 आंसर्ड मार्क्ड है फॉर रिव्यू, क्या लिखा है 1 आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू, कि आपने आंसर तो किया लेकिन रिव्यू के लिए, तो वो काउंट किस में होगा, इसमें 13 में। 13 + 1 14 आपने आंसर कर लिए। 1 नॉट आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू, आपने आंसर भी नहीं किया है और रिव्यू के लिए रखा हुआ है, तो रेड कलर में। तो ये सारा हमारा एग्जाम के हमारे इंटरफेस पे था, और रफ वर्क के लिए तो आपको पेपर मिलेगा ही, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन, उसके लिए इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है कि हम इस तरीके से जो है मार्क्स को नॉर्मलाइज करेंगे अलग अलग शिफ्ट में जब पेपर होता है। तो ये पूरा हमारा उसी के रिगार्डिंग था, जो कि काफी डिटेल में। और उससे आगे अगर हम चलें तो और कोई हमारे काम की इंफॉर्मेशन है तो हम देख सकते हैं। ये सैंडिल यूनिवर्सिटीज के फिर से फोटो, और दैट्स इट अबाउट दी नोटिफिकेशन। तो बस ये हमारा नोटिफिकेशन में था। आई होप कि आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर आपको नोटिफिकेशन आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़े तो मैंने आपको काम की इन्फॉर्मेशन दे दी कि 8-10 पेज की इन्फॉर्मेशन काम की थी, बाकी सारा तो डिटेल वर्क रहता है काफी, ठीक है। तो इसमें आपको कोई अब डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपको डाउट है कोई दिक्कत नहीं, खासकर से हिंदी मीडियम के बच्चे जिनको यहाँ समझ नहीं आया वो पूरा इतना इंग्लिश में, कोई बात नहीं, मैंने आपको यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट है, चाहे किसी भी मीडियम के बच्चे हो, आप कमेंट करना बेटा कि ये हमारा डाउट है। मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो हम आपको जरूर रेस्पॉन्स देंगे। बाकी अच्छे से टाइम लेके फॉर्म फिल करना, जो भी डाउट हो वो डाउट पूछ लेना और अच्छे से टाइम लेके फिल करना, ठीक है। और अगर फिर भी गलती होती तो हमें पता है करेक्शन विंडो बाद में मिलेगा, लेकिन उसके भरोसे मत रहना बेटा, अभी से ही सब कुछ सही से लेके चलना, ठीक है। सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह आई होप कि सब आपको क्लियर है। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच। और सीयूईटी की होलिस्टिक प्रिपरेशन के लिए जुड़े रहिए सीयूईटी वाला से, और जनरल टेस्ट में शॉर्ट ट्रिक्स के लिए मैथ्स रीजनिंग में मैं आपके साथ हूं। तो बेटा गुड लक फॉर द एग्जाम एंड ऑल द बेस्ट।